दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाणिक साक्ष्य और स्थल, प्रमुख मृदभांड संस्कृतियां जिनमें गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड तथा NBPW यानी नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा वीडियो। इसमें हम ताम्रपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका कारण ये है कि पत्थर और तांबे के प्रयोग की अवस्था था। इस कारण से इस काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये कृषि और ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, देखिए, ताम्रपाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाणिक संस्कृति को कैल्कोलिथिक पीरियड या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई हैं? तो याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत से भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां पाई गई हैं। अब आइए आगे देखते हैं प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, ये जो नाम दिए गए हैं आपके सामने, प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति, जिसमें आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति हैं। तो इनको आपको देखना है और इनका कालानुक्रम याद रखना है। ये क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में देखिए, आहार या आहार संस्कृति, इसका समय काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति का समय 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व और जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व रहा है। तो ये आहार, कायथा, मालवा और जोरवे संस्कृति भारत के प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। तो राजस्थान के स्थल कौन कौन से हैं? आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद। ये राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल हैं जो कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति या ताम्रपाषाण काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आहाड़ या आहार ताम्रपाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा, आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती है। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली की तिथि कब से कब तक निर्धारित की गई है? तो ये है 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच नौदा टोली की तिथि निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, नौदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? तो याद रखिएगा, HD सांकलिया ने नौदा टोली का उत्खनन कार्य कराया था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे या किस दिशा में? तो याद रखिएगा, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। अगला प्रश्न है, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल हैं? तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत नेवासा, दायमाबाद, कोठे, इनाम गांव और चंदोली स्थल ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो इनाम गांव से। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? याद रखिएगा, दाइमाबाद या दैमाबाद ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है। और इसी से संबंधित है एक प्रश्न कि किस ताम्रपाषाणिक स्थल से
तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? नागदा से सही उत्तर है। नागदा मध्य प्रदेश में है, जो कि यहाँ से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? वृत्ताकार गड्ढे नुमा आवास ये आहाड़ राजस्थान से मिले हैं। ऐसे तो गर्तावास के साक्ष्य जो हैं वो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तो ये गुनगेरिया मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, गुनगेरिया मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में ताम्र संचय मिला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है कि ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं। ये कथन किसका है? ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं, ये कथन एच गोल्डन का है। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास कहाँ के प्रमाण से मिला है? तो इनाम गांव से। याद रखिएगा, जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थल है इनाम गांव, यहाँ से सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? तो वी.एस. वाकड़कर। वी.एस. वाकड़कर ने ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्रपाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है? तो कुत्ता और दो बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी जो है ये दैमाबाद की निधि है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो एच.डी. सांकलिया और एम.एस. धौलीकर ने। एच.डी. सांकलिया और एम.एस. धौलीकर ने इनाम गांव का उत्खनन कार्य कराया था। आगे देखते हैं, मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति। मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं? महेश्वर, कायथा, एरण, मनोती, नौदाटोली, नारदी, नागदा, चिचली और डगवाड़ा ये मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सिंचाई के लिए पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो इनाम गांव से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाण संस्कृति से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिएगा ताकि जब ये परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप इसको सही सही अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि भारतीय इतिहास के प्रश्न अब थोड़े से नए प्रकार के बन रहे हैं, इसलिए हमें और अच्छे से इसको तैयार करना है। डोलमेंस शब्द का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। डोलमेंस क्या है? तो याद रखिएगा, डोलमेंस गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियों को डोलमेंस कहा जाता है। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? तो पशुओं का पालना ये आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय था। होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को क्या कहा जाता था? तो इनको होमिनिड कहा जाता था। अगला प्रश्न है, देखिए, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये बार्नियो की नियाह गुफा से ये 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? तो प्राचीन भारत ग्रोएशियन परंपरा से नहीं जुड़ा था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस धातु में टिन का मिश्रण किया गया था? तो टिन का मिश्रण तांबा में सबसे पहले किया गया और तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। देखिए, एक विचारक हैं, इतिहासकार हैं वी गार्डन चाइल्ड।
वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? तो लोहा को। लोहा को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है। अगला प्रश्न है, लेवा तकनीक के द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो मध्य प्लीस्टोसीन काल की। भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो याद रखिएगा, बिलासुरगाम, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य मिला है? तो ये सिरकप से। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो प्रागैतिहासिक युग में मानव मचान, कंदराओं और झोपड़ी में निवास करता था। अगला प्रश्न है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो काले और लाल मृदभांडों से ताम्र संचय का संबंध है। अगला प्रश्न है, किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये लेखहिया शिलाश्रय प्रथम से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो पुरातात्विक स्रोत जो हैं ये भारतीय इतिहास के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती हैं? तो ये लौह काल की। भारतीय महापाषाण संस्कृति की विशेषता क्या है? तो लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सरकोफेगी, डोलेमन, ये महापाषाण संस्कृति की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या पता किया जाता है? तो ये संस्कृति के काल मापन का पता उत्खनन का जो लंबवत प्रकार है उसके द्वारा किया जाता है। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से गंगा घाटी में चावल का उत्पादन माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवपाषाणिक पुरास्थल गुफ कराल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्वात घाटी में स्थित है गुफ कराल, याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, हस्तिनापुर की संस्कृति का क्रम आपको बताना है। देखिए, हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम OCPD काल, OCPD काल ये ताम्रपाषाण काल है, PGW काल लौह काल है, NBP मृदभांड काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और कुषाण काल ये आप जानते हैं प्रथम शताब्दी। तो ये हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक और ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थल और काल। तो ताम्रपाषाण स्थल रंगपुर में है। आप देखिए, ताम्रपाषाण ये इनाम गांव जो है वो भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। सोहन ये स्थल पुरापाषाण काल से, अतिरंपकम ये पुरापाषाण काल से, चोपानी मांडो आप जानते हैं मध्यपाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से ही सराय नाहर राय, उच्च पूर्व पाषाण काल से पटने, नवपाषाण काल बुर्जहोम और कुल्ली जो है ये पूर्व हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और आदि चेन्नलूर ये महापाषाण संस्कृति से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्न पुरापाषाण ये सोन संस्कृति का संबंध है, मध्य पुरापाषाण काल ये नेवासा संस्कृति, उच्च पुरापाषाण बागोर संस्कृति और नवपाषाण ये कोल्डिहवा संस्कृति से संबंधित है। इसी तरह काल और प्राप्त साक्ष्य में आप देखिए, पुरापाषाण काल इसमें प्राप्त साक्ष्य क्या रहे? चिप्पड़ पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण काल में लघुपाषाण उपकरण, उच्च पुरापाषाण काल में शैल चित्र, नवपाषाण काल में घिसे पाषाण उपकरण, पुरापाषाण काल में नदी तट पर अधिवास था। इसके अलावा मध्यपाषाण काल में शैलाश्रय, नवपाषाण काल में गर्त अधिवास और ताम्रपाषाण काल में कच्चे और पक्के मकानों का निर्माण किया गया था। आइए देखते हैं काल और प्राप्त मृदभांड जो है इनको, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा काल में क्या मिला था? चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW। पूर्वकालीन ऐतिहासिक में काले और लाल मृदभांड,
मौर्य युग में NBPW यानी नार्दर्न जो है ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। गुप्त युग में RPW यानी रेड पॉलिश्ड वेयर, ये जो हैं गुप्त युग से संबंधित रहे हैं। अब आगे आइए देखते हैं प्रमुख जो स्थल हैं मृदभांड और संस्कृतियों का संबंध। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थल और प्राप्त साक्ष्य ये किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण है। स्थल है सैपाई, ये गैरिक मृदभांड परंपरा से संबंधित है। महुर झारी महाश्म समाधि यानी महापाषाण के समाधि। बीरभानपुर ये लघुपाषाण उपकरण। उज्जैन गैरिक मृदभांड परंपरा। कायथा ताम्र निधि के लिए। उत्तनूर ये राख के टीले के लिए। मथुरा अयाग पट्ट साक्ष्य मथुरा से प्राप्त हुआ है। कन्हेरी, तो कन्हेरी एकादश मुख बोधिसत्व की मूर्ति के लिए। सांची प्रस्तर धातु की मंजूषाएं। ब्रह्मगिरी महापाषाण उपकरण। कुपगल राख वाले टेले। आदि चल्लनूर कलश शवाधान और बुर्जहोम ये गर्त आवास से संबंधित स्थल हैं। अब आइए प्रमुख स्थल और उनका जो राज्य है उसको देख लेते हैं। बीरभानपुर कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। लोटेश्वर गुजरात में है। पैसरा बिहार में। सराय नाहर राय आप जानते हैं महदहा और सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में स्थित हैं। अगला है स्थल और उत्खननकर्ता। सुहागी घाट का उत्खनन ACL कार्लाइल के द्वारा कराया गया और भीमबेटका के गुफाओं की खोज BS वाकड़कर के द्वारा की गई थी। अब जो आज के वीडियो का जो प्रमुख टॉपिक है, प्रमुख मृदभांड संस्कृतियां और उनसे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो। पहला प्रश्न है, सबसे पहले किस पुरातत्ववेत्ता ने मृदभांडों के महत्व का आकलन किया था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फ्लिंडर्स पेट्री। फ्लिंडर्स पेट्री ने सबसे पहले मृदभांडों के महत्व का आकलन किया था। मृदभांडों का महत्व क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इतिहास और संस्कृति के अन्य स्रोतों के समान मृदभांड भी उपयोगी स्रोत हैं। मृदभांडों का अध्ययन और परीक्षण करके हम काल विशेष और स्थल विशेष की संस्कृति के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं यानी समझ सकते हैं। इसके अलावा इसके आधार पर कुछ गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो कि अन्य स्रोतों से नहीं प्राप्त हो पाते हैं और इनके विश्लेषण से उत्खनित स्तर की तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। तो मृदभांडों के अध्ययन के ये कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रमुख महत्वपूर्ण जो एक तरह से इनकी विशेषता रही है इनके बारे में थी सामान्य जानकारी। अब आइए देखते हैं दोस्तों गैरिक मृदभांड यानी ओकर कलर्ड पॉटरी के बारे में, OCP के बारे में। गैरिक मृदभांडों की खोज सबसे पहले किस पुरातत्वविद ने की थी ये जानना जरूरी है। तो B लाल ने 1949 में गैरिक मृदभांडों की खोज की थी। गैरिक अथवा गेरुए रंग को मृदभांड अधिकांशतः किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? तो याद रखिएगा गेरुए रंग के मृदभांड गंगा घाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए गए हैं। पुरातत्व में गेरुए रंग के मृदभांड को किस नाम से जाना जाता है? OCP के नाम से जाना जाता है गैरिक मृदभांड को। गैरिक मृदभांडों से संबंधित कुछ प्रमुख स्थलों को जान लेते हैं। हस्तिनापुर मेरठ में है। बड़गांव और बहदराबाद हरिद्वार में ये गैरिक मृदभांड से संबंधित स्थल हैं। इसके अलावा अम्बाखेड़ी सहारनपुर और एटा अतरंजी खेड़ा एटा में है तथा सैफई ये गैरिक मृदभांड से संबंधित स्थल हैं। अहिच्छत्र बरेली में, श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद में, कालपाटन जालंधर में और नोह भरतपुर राजस्थान में है। ये गैरिक मृदभांडों से संबंधित स्थल हैं। गैरिक मृदभांडों का विस्तार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पंजाब से मिला है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गैरिक मृदभांड पात्रों की निर्माण अवधि क्या थी? तो ये 1300 से 1200 ईसा पूर्व। गैरिक मृदभांड किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो गैरिक मृदभांड पूर्व वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। गैरिक मृदभांड के बाद आइए पेंटेड ग्रेवेयर या चित्रित धूसर मृदभांड के बारे में जानते हैं।
चित्रित धूसर मृद भांडों की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो ये अहिच्छत्र बरेली से 1940 से 44 में अहिच्छत्र टीले की खुदाई से चित्रित धूसर मृद भांड यानी पेंटेड ग्रेवेयर की खोज हुई थी। चित्रित धूसर मृद भांड का महत्व क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन से लेकर बुद्ध काल के प्रारंभ तक की अवधि की संस्कृतियों के भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और चित्रित धूसर मृद भांडों ने ईसा पूर्व 1500 से 600 के बीच के सांस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात किस मृदभांड संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो मुख्य रूप से गंगा के ऊपरी भाग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से। चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्ति स्थल क्या रहे हैं? रोपड़, दधेरी, संघोल, भगवानपुर, दौलतपुर, इंद्रप्रस्थ, नोह, जोधपुरा, गिलुंद, उज्जैन, कायथा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, सोंख, मथुरा, हुलास और वैशाली से चित्रित धूसर मृद भांडों की प्राप्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आइए, अगला है हमारा ब्लैक एंड रेड वेयर यानी कृष्ण लोहित मृदभांड। कृष्ण लोहित मृदभांड जो कि ब्लैक एंड रेड वेयर हैं, ऐसे मृदभांडों का भीतरी भाग और बाहर की रिम के चारों ओर का भाग काला, शेष भाग ईंट के रंग का लाल होता है। आकार, प्रकार और अलंकरण चित्रण की दृष्टि से ये भांड अन्य भांडों से भिन्नता रखते हैं और इस मृदभांड के निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीकी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो ब्लैक रेड वेयर हैं यानी ब्लैक एंड रेड वेयर, जो कृष्ण यानी श्याम लोहित मृदभांड हैं, इनके निर्माण विधि को इजिप्शियन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये मृदभांड चूने और रेत युक्त मिट्टी से बने हैं और कभी काचली मिट्टी से भी तैयार किए जाते हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड किस काल से संबंधित है आपको बताना है। तो ये उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हैं कृष्ण लोहित मृदभांड। इसके अलावा देखिए, सौराष्ट्र क्षेत्र के किन स्थलों से कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर और लोथल, ये गुजरात में स्थित हैं। इन क्षेत्रों से कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। पंजाब और हरियाणा में कृष्ण लोहित मृदभांड किसके साथ प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा में कृष्ण लोहित मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड के साथ मिले हैं। अगला प्रश्न है, नोह और अतरंजी खेड़ा से कृष्ण लोहित मृदभांड किस सतह से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, गैरिक मृदभांड के ऊपरी और चित्रित धूसर मृदभांड के निचली सतह से नोह और अतरंजी खेड़ा से कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बृहद पाषाणिक पुरास्थल समाधियों से किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं? तो ये काले लाल मृदभांड पाए गए हैं। तो याद रखिएगा, जो महापाषाणिक पुरास्थल समाधियां हैं उनका संबंध काले लाल मृदभांड से है। काले लाल प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किस अवधि में किया जाता था? तो याद रखिएगा, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के समय काले तथा लाल प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। मृदभांडों के अध्ययन के क्रम में जो लास्ट है, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड यानी नादर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिनको NBPW भी कहा जाता है, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पालिश के पात्र की अवधि क्या थी? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अथवा बुद्ध का काल, ये NBP वेयर का काल था। उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पालिश पात्र से किसकी सूचना मिलती है? तो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ होने की सूचना NBPW वेयर से प्राप्त होती है। इसके अलावा उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? NBP मृदभांड। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड सर्वाधिक स्थल किस क्षेत्र से पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड यानी NBPW सर्वाधिक मध्य गंगा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं।
इनके प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। तो उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड प्राप्ति स्थलों में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, पटना, बेग्राम अफगानिस्तान में है, तक्षशिला, चारसद्दा, उदग्राम और नेपाल की तराई के तिलौरा कोट आदि स्थलों से NBPW मिले हैं। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड भारत के किस क्षेत्र में पाए गए हैं? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड पाए गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण भाग आपने कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।